आज हम हिंदी भाषा के उस छिपे हुए तर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की बातचीत और लिखने में कहीं खो सा जाता है। हम बात करेंगे वाक्य और वर्तनी की शुद्धता की, लेकिन इसे एक व्याकरण की क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक जासूसी मिशन की तरह देखेंगे, जहां हर नियम के पीछे एक दिलचस्प वजह छिपी है। बिल्कुल। क्योंकि भाषा सिर्फ नियमों का एक संग्रह तो है नहीं, ये एक जिंदा चीज है जिसकी अपनी एक बनावट है, एक विज्ञान है और एक इतिहास भी। और जब हम उन आम गलतियों के पीछे के क्यों को समझते हैं, तो भाषा रटने का विषय नहीं रहती बल्कि समझने की चीज बन जाती है। और इस खोज में हमारा गाइड है डिकोड एग्जाम का एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज, जिसका नाम है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। यह सिर्फ सही और गलत नहीं बताता, बल्कि उन छोटी छोटी बारीकियों पर रोशनी डालता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमारा मकसद है इस स्रोत की मदद से भाषा के उस अंदरूनी तर्क को उजागर करना। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हाँ, चलिए। और शुरुआत करते हैं शब्दों की बनावट से, यानी वर्तनी से। क्योंकि कोई भी बड़ी इमारत एक एक ईंट से ही तो बनती है। सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की, यानी मात्राओं की। मुझे लगता है ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। इस दस्तावेज को पढ़ते हुए मेरी नजर एक बहुत ही आम शब्द पर अटकी। हम सब शादियों में जाते हैं, लेकिन लिखते क्या है? बारात या बारात? मैंने हमेशा सोचा था कि दोनों ही चलते होंगे, पर दस्तावेज कहता है कि मानक हिंदी में बारात शुद्ध है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मानक रूप तो बारात ही है, जो वर यात्रा शब्द से बना है। लेकिन यहाँ भाषा के विकास का एक पहलू भी दिखता है। बोलचाल में और कई क्षेत्रीय बोलियों में बारात इतना ज्यादा आम हो गया है कि शायद आने वाले समय में शब्दकोश को इसे भी शामिल करना पड़ जाए। अच्छा। भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो लोगों के इस्तेमाल से बदलती भी है। पर हाँ, परीक्षा या किसी औपचारिक लेखन के लिए बारात ही सही है। ये बात तो है। एक और आम गलती ई और ई की मात्रा में होती है, खासकर जब हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे लड़की का बहुवचन लड़कियां। स्रोत में ये बताया गया है कि जब बड़ी ई पर खत्म होने वाले शब्द का बहुवचन बनता है, तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है, जैसे कठिनाई से कठिनाइयां, दवाई से दवाइयां। मैं तो सोचती थी ये सिर्फ एक नियम है जिसे रटना है। नहीं, इसके पीछे एक ध्वन्यात्मक कारण है। अच्छा। जी, आप बोलकर देखिए। लड़कियां, इसमें जो जोर और वक्त लगता है, उसके मुकाबले लड़कियां बोलना ज्यादा तेज और स्वाभाविक है। हाँ, ये तो है। भाषा हमेशा बोलने में आसानी का रास्ता खोजती है। छोटी ई की मात्रा मतलब लघु स्वर हल्की होती है और यहाँ के साथ उसका प्रभाव बेहतर बनता है। तो यह सिर्फ नियम नहीं बल्कि बोलने की सहूलियत का नतीजा है। अरे वाह! ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिन्हें मैं शायद सालों से गलत लिखती आई हूँ, जैसे महाकवि कालिदास। हम अक्सर काली माँ का नाम सोचकर ल पर बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, जबकि सही वर्तनी कालिदास है, छोटी ई के साथ। बिल्कुल। और कवि का स्त्रीलिंग कवयत्री, उफ, इसे सही लिखना तो एक चुनौती जैसा है। वह पर कोई मात्रा नहीं, यह पर छोटी और त्र पर बड़ी ई। हाँ, कवयत्री एक ऐसा शब्द है जो अच्छे अच्छों को उलझा देता है। इसी तरह ऊ और ऊ की मात्रा का फर्क है, जैसे गुरु और तूफान। गुरु में र पर छोटे ऊ की मात्रा है, जो बिना किसी गोले के लगती है। वहीं शुरू या अमरूद में बड़े ऊ की मात्रा र में एक गोला बनाकर लगती है। हाँ, ये अंतर अक्सर लोग भूल जाते हैं। और इसका फर्क ध्वनि के खिंचाव में है। गुरु जल्दी बोला जाता है, जबकि तूफान में ऊ पर एक खिंचाव है। यह पूरा लघु और दीर्घ स्वरों का खेल है। स्वरों की ये गलतियां तो ज्यादातर उच्चारण से जुड़ी हुई हैं, लेकिन भाषा का असली तर्क तो तब सामने आता है जब हम व्यंजनों को देखते हैं। यहाँ ट और ठ का भ्रम बहुत आम है, जैसे सही शब्द विशिष्ट है या विशिष्ट। सही शब्द है विशिष्ट ट के साथ। अच्छा। इसी तरह कनिष्ठ होता है कनिष्ठ नहीं। ये भ्रम इसलिए होता है क्योंकि दोनों ध्वनियां बहुत करीब की हैं। इसका फर्क प्राण वायु यानी मुंह से निकलने वाली हवा की मात्रा से होता है। ट बोलते समय हवा कम निकलती है, जबकि ठ बोलते समय ज्यादा हवा निकलती है। इसलिए उसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। और व्यंजनों में सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे श, श और स का अंतर लगता है। स्कूल में तो बस रटा दिया जाता था, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? दस्तावेज में एक नियम है कि ट वर्ग के अक्षर जैसे ट, ठ से पहले अक्सर षटकोण वाला श आता है, जैसे कष्ट या दुष्ट। हाँ, और इस नियम के पीछे भी एक ठोस ध्वन्यात्मक तर्क है। वो क्या है? आप अपनी जीभ की नोक पर ध्यान दीजिए। श बोलने के लिए जीभ को तालू में पीछे की तरफ मोड़ना पड़ता है। हम्म। और इसी तरह ड और ठ बोलने के लिए भी जीभ उसी जगह यानी मूर्धा पर लगती है। हम्म। क्योंकि दोनों ध्वनियां एक ही जगह से निकल रही हैं, इसलिए कष्ट बोलना कसट बोलने से ज्यादा स्वाभाविक और आसान है। हम्म। ये दिखाता है कि व्याकरण सिर्फ नियम नहीं बल्कि हमारे मुंह की बनावट और बोलने की सहूलियत पर भी आधारित है। ये तो कमाल है। मतलब हमारे व्याकरण के नियम हमारी शारीरिक बनावट से भी जुड़े हैं। अच्छा, एक और चीज जो टेक्नोलॉजी ने शायद और बिगाड़ दी है, वो है चंद्र बिंदु और बिंदु का फर्क। हम्म। हम टेक्सटिंग में जल्दबाजी में हर जगह सिर्फ बिंदु मतलब अनुस्वार लगा देते हैं,
जैसे चांदनी की जगह चांदनी। बिल्कुल। इसका एक बहुत सरल नियम है और ये भी ध्वनि से ही जुड़ा है। जब किसी स्वर के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से एक साथ बाहर आती है तो वहां चंद्र बिंदु लगता है। इसे अनुनासिक कहते हैं। अच्छा। आप चांद, गांव, आंगन बोलकर देखिए, ध्वनि में गूंज और फैलाव सा है। हाँ है। इसके विपरीत, जहां ध्वनि सिर्फ नाक से आती है, वहां बिंदु या अनुस्वार लगता है, जैसे कंगन, अंगूर, चंचल। यहाँ ध्वनि एकदम तेज और स्पष्ट रूप से नाक से आती है। तो चंद्र बिंदु एक फैली हुई गूंजती हुई ध्वनि है और बिंदु एक तीखी नासिक ध्वनि। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई एक एक शब्द की यानी एक एक ईंट की बात। लेकिन भाषा तो शब्दों को जोड़ने से बनती है, वाक्यों से बनती है। और यहाँ पर गलतियां पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार एक एक शब्द सही होते हुए भी पूरा वाक्य गलत हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। वाक्य एक मशीन की तरह है, जहां हर पुर्जे का अपनी जगह पर होना जरूरी है। जैसे इस दस्तावेज में संज्ञा से जुड़ी अशुद्धि का एक बहुत मजेदार उदाहरण है। गोलियों की बाढ़ आ गई। हाँ, मैंने भी पढ़ा। अब बाढ़ तो पानी की आती है, गोलियों की नहीं। सही शब्द है गोलियों की बौछार। हर स्थिति के लिए भाषा ने एक खास शब्द बनाया है। इसे अंग्रेजी में कोलोकेशन कहते हैं, यानी शब्दों की एक स्वाभाविक जोड़ी। हाँ, और एक और उदाहरण है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। सुनने में कितना नाटकीय और असरदार लगता है, लेकिन मुहावरा गलत है। सही बात है। सही मुहावरा है तलवार की धार पर चलना है। नोक और धार का ये फर्क बहुत बड़ा है। नोक एक बिंदु है, जबकि धार एक पूरा रास्ता। इस एक शब्द में पूरे मुहावरे की गहराई ही बदल दी। यही तो शब्दों की ताकत है। अब सर्वनाम की बात करें तो यहाँ बोलचाल की भाषा का असर सबसे ज्यादा दिखता है। जैसे मेरे को बाजार जाना है। दिल्ली मुंबई में ये बहुत आम है, लेकिन मानक हिंदी के हिसाब से ये अशुद्ध है। हाँ, सही वाक्य है मुझे बाजार जाना है। बिल्कुल। इसी तरह एक और बारीक गलती होती है, जैसे वह उसका काम कर रहा है। इस वाक्य से ये साफ नहीं होता कि वह अपना काम कर रहा है या किसी और का। स्पष्टता के लिए सही वाक्य होगा वह अपना काम कर रहा है। लिंग संबंधी अशुद्धियां तो शायद सबसे आम है। स्रोत में एक उदाहरण दिया है जो मुझे भी चौंका गया। दही खट्टी है। मैं सच बताऊं तो शायद मैं भी यही बोलती। ज्यादातर लोग इसे सही क्यों मानते हैं, जबकि व्याकरण के हिसाब से ये गलत है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ज्यादातर लोग इसे इसलिए सही मानते हैं क्योंकि हिंदी में ई की मात्रा पर खत्म होने वाले ज्यादातर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, चिट्ठी, लड़की। सही बात है। तो दही इस नियम का एक बड़ा और बहुत प्रसिद्ध अपवाद है। भाषाविदों के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शब्द संस्कृत के दधी शब्द से आया है, जो नपुंसकलिंग था। जब ये हिंदी में आया तो ये पुल्लिंग बन गया। ये दिखाता है कि भाषा के नियम कितने पेचीदा और अपवादों से भरे हैं। इसीलिए दही खट्टा है या दही जम गया कहना शुद्ध है। वाह, मतलब हर नियम के पीछे एक कहानी या एक इतिहास छिपा है। अब आते हैं वचन पर, यानी सिंगुलर और प्लूरल पर। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे स्रोत में उदाहरण है, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अजीब लगता है क्योंकि प्राण शब्द हमेशा बहुवचन होता है। अच्छा, इसलिए सही वाक्य होगा, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। उसके प्राण, हाँ ये सही लग रहा है। ऐसे और भी कई शब्द हैं। आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, होश, बाल, लोग। ये नित्य बहुवचन कहलाते हैं। इनके पीछे का तर्क ये है कि ये चीजें या तो गिनी नहीं जा सकती, जैसे बाल या आंसू, या फिर ये सम्मान या एक समूह का भाव देती हैं, जैसे दर्शन या हस्ताक्षर। और इसके ठीक उल्टा भी होता है। हाँ, बिल्कुल। कुछ शब्द समूह में होते हुए भी एक वचन की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे जनता, भीड़, पुलिस, सेना। हम कहते हैं जनता भूल गई है, ना कि जनता भूल गई हैं, क्योंकि जनता को एक इकाई, एक यूनिट माना जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, शब्दों के क्रम यानी पद क्रम की गलती तो वाकई मजेदार है। इस दस्तावेज में क्लासिक उदाहरण है जो अक्सर दूध के डेयरी के बाहर लिखा होता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गाय शुद्ध है, दूध की कोई गारंटी नहीं। शायद गाय रोज नहाती होगी। बिल्कुल। शब्दों का क्रम बदलने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यहाँ शुद्ध शब्द एक विशेषण है, और विशेषण का नियम है कि वो हमेशा उस संज्ञा के ठीक पहले या पास आता है जिसकी वो विशेषता बता रहा है। हमें दूध की शुद्धता बतानी है, गाय की नहीं। एकदम सही। तो सही वाक्य होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। वाक्य में हर शब्द की अपनी एक तय जगह और एक खास काम होता है। और अंत में एक ऐसी गलती है जो हम सब करते हैं, खासकर जब हम बहुत विनम्र या प्रभावी होने की कोशिश करते हैं। अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल, जैसे हम अक्सर कहते हैं कृपया करके बैठ जाइए। हाँ, जबकि कृपया का अर्थ ही है कृपा करके। तो करके फालतू है। बिल्कुल। सिर्फ कृपया बैठ जाइए कहना काफी है। यह भाषा की मितव्ययिता या लिंग्विस्टिक इकोनॉमी का सिद्धांत है, कम से कम शब्दों में अपनी बात साफ साफ कहना। इसके तो कई उदाहरण हैं, जैसे वो वापस लौट आया। अरे भाई, वापस और लौटना तो एक ही बात है। या तो कहिए वो वापस आया या वो लौट आया। हाँ, या जैसे कोई कहता है मैं अपनी बात सप्रमाण सहित कह रहा हूँ। सप्रमाण का मतलब ही है प्रमाण के साथ, तो सहित लगाना गलत है। और एक और आम उदाहरण, मैं पूरी रात भर जागता रहा। पूरी रात और रात भर का एक ही मतलब है। सही कहा। भाषा में स्पष्टता और संक्षिप्तता बहुत जरूरी है। ये अनावश्यक शब्द वाक्य को बोझिल और कभी कभी हास्यास्पद बना देते हैं।
तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि हिंदी सिर्फ नियमों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरी संरचना और एक तर्क है। चाहे वो हमारे मुंह की बनावट से जुड़ा ध्वनि विज्ञान हो या शब्दों का सदियों पुराना इतिहास, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर हम न सिर्फ अपनी भाषा सुधार सकते हैं, बल्कि उसे और गहराई से समझ भी सकते हैं। और ये स्रोत इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भाषा के मानक नियम हमें एक दूसरे से बेहतर ढंग से संवाद करने में मदद करते हैं। ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी साधन है जो अपनी भाषा की जड़ों को समझना चाहता है और उसे निखारना चाहता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल उठता है, जब भाषा लगातार बदल रही है, जैसा हमने बारात के उदाहरण में देखा, तो इन मानक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है? क्या ये नियम भाषा को स्थिर रखते हैं या उसके स्वाभाविक विकास में बाधा डालते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।